संसद में विकास और लोकहित की गूंज। विपक्ष के रवैये पर संसदीय कार्य मंत्री ने जताई नाराजगी। कांग्रेस पर साधा निशाना। विधानसभा में विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा। सीएजी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन समेत अन्य दस्तावेज सदन में पेश। भाजपा ने बीएमएफटी फंड के मुद्दे पर गिरिडीह में मेयर प्रमिला मेहरा सहित 36 पार्षदों को दिलाई गई शपथ। सुमित कुमार नगर निगम के उप महापौर निर्वाचित। विकास को अब मिलेगी रफ्तार। और बाबा नगरी देवघर में आज से 3 दिवसीय राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव। कला, संस्कृति और भक्ति का दिखेगा समागम। स्थानीय प्रतिभागियों को मिलेगा मंच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। दोनों ही सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को जन सरोकार के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। सरकार की ओर से जब सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर जवाब दिया जाता है तो विपक्ष उसे नहीं सुनता। 4 बजे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं, वो एलपीजी में फिर नहीं बोले और फिर इधर उधर का बात करके जो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो फिर सारे कांग्रेस एमपी पूरा हंगामा करके स्टेटमेंट नहीं सुने, फिर यह मुद्दा उठाते हैं। जब जवाब देते हैं तो सुनते नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विकास और लोक कल्याण की गूंज रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंड अप इंडिया योजना से जुड़े सवाल का जवाब दिया। Let me inform the member that learning lessons from the scheme, which had run till 31 March 2025, with the studies which were done by Niti Aayog and others, this scheme is being redrafted, and sooner the cabinet will be given a proposal with which we'll launch a new scheme to continue with this stand-up, which benefited SC, ST and women all over the country wherever there is a bank branch. केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से खेल और खिलाड़ियों को लगातार बढ़ावा दे रही है। संसद में उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया अभियान की वजह से प्रतिभाओं को निखारने और तराशने में मदद मिली है। को मजबूत करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसका मकसद है कि ग्रास रूट स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, टैलेंट पाथवे डेवलपमेंट करना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट को इनहेंस करना और टेक्नोलॉजी और डाटा को इंटीग्रेट करना है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया का सेंटर है, जिनको हर साल केंद्र सरकार के माध्यम से उन्हें फंड अलर्ट किए जाते हैं कि जिसके माध्यम से ग्रास रूट टैलेंट हम आइडेंटिफिकेशन कर पाए। और जो खेलो इंडिया नीति जो हमने बनाई है कि जिसके माध्यम से सभी राज्य सरकार के साथ मिलके और केंद्र सरकार के माध्यम से ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हम कर पाएंगे। स्पोर्ट्स को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए राज्य सरकार के साथ मिलके हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां कार्य दिवस है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज सदन के पटल पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन समेत अन्य दस्तावेजों को रखा। भोजनावकाश के बाद सदन में विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। तथा कार्य संचालन के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किए जाने के पूर्व ये जनता के बीच बिक्री के लिए प्राप्य हो। महोदय, जमीन
का बाजार मूल्य तय करने के लिए निकटवर्ती सेल डीड के आधार पर बाजार दर निर्धारित किया जाता है, जैसा कि नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सेक्शन 26 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई जगहों पर अभी भी जमीन का मूल्य उपज कृषि उत्पादन के आधार पर तय किया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है कि या तो स्वास्थ्य सेवा को सरल सुलभ बनाने में पुरानी स्वास्थ्य व्यवस्था ही लागू हो या फिर उसमें ऐच्छिक दिया जाए, ताकि जो राज्य कर्मियों को स्वयं का भुगतान करना पड़ रहा है उससे वो दूर रहे। चलिए 16-17 सालों से जो पिछली सरकारें हम सबों के बीच में थी, उन सबों को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, अब वो सरकार के ऊपर एक आस्था जताने का काम किया है, भरोसा जताने का काम किया है हमारे यहाँ के झारखंडी जनमानस ने, 3.5 करोड़ की जनता ने। महोदय, इसीलिए तो उन्होंने इस बार भी उन्होंने मौका दिया दूसरी बार, और हमारी कोशिश यही है महोदय कि कैसे हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उस लौ को पहुंचाने का काम करें जो कि हमारी विकास की ज्वाला है, विकास की लौ है। इससे पहले सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने लोकहित के सवाल पूछे, जिनका प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खनन क्षेत्रों में डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का मामला सदन में उठाया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता क्या है डीएमएफटी फंड का? पहले तो उसकी उद्देश्य तो हम सबको पता ही है कि भाई उन क्षेत्रों के लिए ये फंड क्रिएट की गई थी जहां तक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग होते हैं, वहां पेयजल की समस्या होती है, स्वास्थ्य की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पॉल्यूशन होता है, उस सारी चीजों को कैसे रोकथाम किया जाएगी। लेकिन वास्तव में आज आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय कि उस काम में पैसा कम लगाए जाते हैं। वहां के क्षेत्र में आप जाएंगे, स्थिति बिल्कुल बद से बदतर है। ना अच्छी सड़कें मिलेगी, ना पीने के पानी लोगों को वहां उपलब्ध होता है, ना पर्यावरण को ठीक करने के लिए और क्या क्या वहां जरूरत है, वो सारी चीजें कुछ भी नहीं होता है। और उस पैसे को कहीं कोई डक बंगला बनाए जाते हैं, कहीं अन्यत्र कामों में लगाया जाता है। विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के नियमितीकरण और उन्हें सम्मानजनक वेतन पर जोर डालते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सरकार को घेरते हुए मांगों का जायज बताया। देखिए, आज विधानसभा जब हम लोग माननीय विधायक सभी आ रहे थे, सड़क पर रसोईया दीदी जाम करके रखी हुई है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जो हमारे कृषक मित्र हैं, ऊर्जा मित्र हैं, आज सड़क पर है। आखिर ये सरकार क्या कर रही है? 2019 के चुनाव में भी, 2024 के चुनाव में भी इन्होंने घोषणा किया और घोषणा करने के बाद आज सो गई। लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार न सदन के अंदर न सदन के बाहर इनकी बात को बोलने से कतरा रही है। विधानसभा परिसर स्थित औषधालय में आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा के कर्मियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर नजीर पेश की। मुख्यमंत्री और स्पीकर ने सबों को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कल सोनारी में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि पथ निर्माण विभाग के सहयोग से कदमा सोनारी में सड़क बनेगी। श्री राय ने जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने की दिशा में पहल से भी अवगत कराया।
झारखंड समेत देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य है। एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग भी घटी है। राज्य भर में पुलिस प्रशासन द्वारा एलपीजी आपूर्ति और अफवाहों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इधर देश में एलपीजी की विदेशों से आवक बढ़ी है। केंद्र सरकार किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर गढ़वा के किसान ब्रजेश तिवारी ने अपने खेतों में देसी विदेशी फूलों और पौधों की खेती शुरू की है। गढ़वा के किसान ब्रजेश तिवारी ने पारंपरिक खेती से अलग हटकर फूलों और सजावटी पौधों की खेती शुरू की है। वे बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही पौधों और पर्यावरण से खास लगाव रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण और कृषि विभाग से सहयोग मिलने के बाद उन्होंने अपने खेतों में देसी विदेशी फूलों और पौधों की खेती शुरू की। मेरे लिए कृषि विज्ञान के द्वारा दिया गया प्रशिक्षण, उद्यान विभाग, आत्मा और कृषि विभाग का सहयोग हमारे लिए सराहनीय रहा, जिसके चलते मैं फूल, फल, सब्जी और औषधीय पौधों की खेती कर रहा हूं और इनके चलते मेरी जो आय हो रही है यह मेरे घर के खर्च के लिए पर्याप्त हो रहा है। किसान की पत्नी उषा देवी भी इस काम में उनका पूरा साथ देती हैं। उषा देवी ने बताया कि जब उनके पति किसी काम से बाहर रहते हैं तो खेत और नर्सरी की जिम्मेदारी वे संभालती हैं। उन्होंने कहा कि फूलों और पौधों की खेती से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। नहीं रहला पर हम पानी पटा दिला और घर में से निकलला पर अच्छा लागला, फूल पौधा ये से बहुत खुश लागला। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी खुशबू पासवान ने बताया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश तिवारी जैसे किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर नई खेती के मॉडल पेश कर रहे हैं। श्री ब्रजेश तिवारी जी वो फूलों की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो भी उनको तकनीकी परेशानियां होती हैं उसके लिए वो कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा में संपर्क स्थापित करते हैं। समय पर लाभ दिया जाता है। तो मैं सभी गढ़वा जिला के किसान भाई बहनों से यह अपील करना चाहूंगी कि कृषि एवं उद्यान विकास की योजनाओं से जुड़े और उसका बढ़ चढ़कर फायदा उठाएं। किसान ब्रजेश तिवारी ने ये साबित कर दिया है कि पारंपरिक खेती के साथ नई तकनीक और बागवानी को अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से फूलों की खेती न सिर्फ उनकी आजीविका का मजबूत जरिया बनी है, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य है। एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग भी घटी है। राज्य भर में पुलिस प्रशासन द्वारा एलपीजी आपूर्ति और अफवाहों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इधर देश में एलपीजी की विदेशों से आवक बढ़ी है। सफल रहे और इसी का परिणाम है कि जहाज आज भारत पहुंच रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि न सिर्फ शिवालिक बल्कि नंदा के भी एलपीजी करियर शिप जो है वो भी कल भारत के कांडला पोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों जहाज दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग में से एक
स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं और इसके बाद अब भारत की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इन जहाज़ों में आपको बता दें कुल मिलाकर लगभग 92,712 मैट्रिक टन LPG लदी हुई है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार इन जहाज़ों का सुरक्षित पहुंचना कहीं न कहीं देश की ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने के साथ साथ सरकार की कूटनीतिक सक्रियता को भी दर्शाते हुए नजर आता है। गिरिडीह नगर निगम के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आज शपथ ली। समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में मेयर प्रमिला मेहरा सहित 36 पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ, जिसके बाद गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर पद पर सुमित कुमार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। निगम क्षेत्र में अब विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर पद पर सुमित कुमार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। नगर निगम के 36 वार्ड पार्षदों में से उप महापौर पद के लिए केवल सुमित कुमार ने ही नामांकन दाखिल किया था। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। इसके बाद नगर निगम की महापौर प्रमिला मेहरा ने सुमित कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने नवनिर्वाचित उप महापौर और नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि मिलकर शहर के विकास और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाएं। आप सभी पार्षदों को पुनः आपके निर्वाचन होने की और आगे आने वाले समय में आप लोग अच्छे से काम करें, इसके लिए शुभकामना देता हूं। वहीं महापौर प्रमिला मेहरा ने भी उम्मीद जताई कि नगर निगम के सभी प्रतिनिधि मिलकर उस शहर के विकास के लिए समन्वय के साथ काम करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने एकता का भी परिचय दिया है। बिल्कुल आगे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नगर निगम को बेहतर करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे और हमारा शहर बहुत अच्छा, स्वच्छ, सुंदर हो। उप महापौर निर्वाचित होने के बाद सुमित कुमार ने नगर निगम क्षेत्र के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य करने की बात कही। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राजकीय हस्तकरघा एवं सरस मेले में परंपरा और संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। यहाँ साड़ियों और अन्य परिधानों पर मिथिला पेंटिंग के माध्यम से रामायण, महाभारत और रासलीला जैसी धार्मिक कथाओं को उकेरा गया है, जो लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 20 मार्च तक राजकीय हस्तकरघा एवं सरस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में 650 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें हस्तकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधान और घरेलू उपयोग के सामान उपलब्ध हैं। इन्हीं में एक माँ बेटी मधुबनी पेंटिंग का स्टॉल भी है, जो अपनी अनूठी कला के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। माँ बेटी मधुबनी पेंटिंग नाम से संस्थान का संचालन अजीत सिंह झा और ललिता सिंह झा कर रहे हैं। इनके स्टॉल पर साड़ियों और कपड़ों पर मिथिला पेंटिंग के जरिए रामायण, महाभारत और रासलीला जैसी धार्मिक कथाओं को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। अजीत सिंह झा ने बताया कि इस कला के माध्यम से बिहार की लोक परंपरा और धार्मिक मान्यताओं को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। माँ बेटी मधुबनी पेंटिंग के नाम से 2018 से ये एक चलाता हूँ। इसमें हमने कुछ लोगों को अपना ट्रेनिंग देके और लोगों को अपने काम में जोड़ दिया। तो महिला एम्पावरमेंट का जो वुमेन्स एम्पावरमेंट का बात होता है वो भी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेरा बैकग्राउंड, चूँकि मैं MSc MBA करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ काम करूँ। तो मैंने माँ बेटी के नाम से ये शुरू किया और सोचा कि मेरे छोटे से शॉप में कैसे आएंगे लोग। तो मैं बेस्ट क्वालिटी एट रिजनेबल प्राइस में दिया और मैं जो कपड़ा यूज़ करता हूँ वो सारा प्योर सिल्क मार्क कपड़ा होता है। अजीत सिंह झा ने बताया कि इस काम के जरिए कई स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार का अवसर मिल रहा है, जो पारंपरिक मिथिला कला को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। मेले में आने वाले लोग इन साड़ियों और पेंटिंग्स को काफी पसंद कर रहे हैं। मेरे पास 20 से 22 लेडीज़ हैं। तो जैसे यहाँ पे आने से हम लोग को क्या होता है कि थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो जैसे सपोज कीजिए कि थोड़ा सा मेरे को ऐड मिला, मेरे पास कस्टमर जैसे बढ़ा, तो एक आर्टिस्ट को हमको बढ़ाना पड़ता है।
तो ये सब प्लेटफॉर्म मिलने से क्या होता है कि ये एक महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए डायरेक्ट है कि मैं एक आदमी को जॉब दे सकता हूँ। राजकीय हस्तकरघा एवं सरस मेला न सिर्फ हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि कारीगरों को अपनी कला दिखाने और आजीविका का बेहतर अवसर भी प्रदान कर रहा है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। बाबा नगरी देवघर में आज से राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव की शुरुआत हो रही है। ठीक इसी समय स्थानीय केकेएन स्टेडियम में इस 3 दिवसीय महोत्सव का भव्य उद्घाटन होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाबा नगरी में राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव के दौरान कला, संस्कृति और भक्ति का समागम दिखेगा। स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ साथ देश की समृद्ध लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन हो रहा है। बाबा नगरी देवघर में आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने बताया कि इस दौरान अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या भ्रामक जानकारी फैलाने वाली पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और संदिग्ध पोस्ट की सूचना तुरंत पुलिस को देने का भी आग्रह किया है। लूट, डकैती, चोरी, छिनतई इन कांडों में अभियुक्त हुए हैं, उन पर कार्रवाई करना, उनकी जानकारी इकट्ठा करना और लगातार उस पर उन पर निगरानी रखना। एनडीपीएस एक्ट जो हम लोग देखते हैं, जो नशा को लेकर के हम लोग बराबर कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग बराबर सूचना भी संकलन कर रहे हैं, तो उसको नियंत्रण करने का विशेष जो है उसमें निर्देश दिया गया है। उस पर एक विशेष कार्य योजना भी हम लोग बनाए हैं, जिस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। इन दिनों रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इस पाक महीने में रोजा रखना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लामिक मामलों के जानकार मौलाना अब्दुल्ला कासमी ने बताया कि इस महीने में दान, पुण्य और इबादत का विशेष महत्व है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी साल में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में रमज़ान का महीना सबसे आला, सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन महीना है। कुरान में इस महीने के बारे में सूरह नंबर 2 के अंदर कहा गया है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ए लोगों, रमज़ान के महीने में कुरान अल्लाह ने नाजिल किया और ये कुरान नाजिल हुआ, उतरा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसमें हुक्म है कि फ़मन शहीदा मिनकुमुश शहर फलयसुम, कि रमज़ान का महीना तुम में जो पाए उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। कि रमज़ान के महीने में जो अगर सफ़र में है या बीमार है या बीमारी से अभी भी उठा है, कमज़ोरी है, वीकनेस है, रोज़ा नहीं रख सकता। मुसाफिर जब सफ़र करके आ जाएगा पूरी करके, और बीमार जब बीमार से अच्छा हो जाएगा, तो रमज़ान का जो रोज़ा छूटा हुआ है उसको रमज़ान के बाद उसको रख ले। और अब बात मौसम की। राज्य के अधिकांश इलाकों में 22 मार्च तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। आज कई क्षेत्रों में आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। इस अवधि में पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद और रांची में हल्की बारिश हुई। देवघर एयरपोर्ट पर कल शाम खराब मौसम के कारण दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को लैंडिंग से पहले
करीब 35 से 40 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाना पड़ा। खराब विजिबिलिटी और अचानक बदले मौसम की वजह से विमान को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा गया, जिससे यात्रियों को थोड़ी देर असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में मौसम में सुधार होने पर विमान को सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया। देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जॉय बैनर्जी ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि खराब मौसम के दौरान विमान को होल्ड पर रखना जरूरी होता है। पहले से ही वो माने जानकारी थे एटीसी को, तो उनका जो लेट डाउन प्रोसीड्योर है उनका हिसाब से सूझबूझ जैसे उनका प्रोसीड्योर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर होता है, वो ऑलरेडी टावर में हमारा रहता है। उसका हिसाब से वो लोग प्रिकॉशनरी मेजर लिया एवं जो सभी टोटल हमारा पैसेंजर का 178 सबको सेफली लैंडिंग कराया। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में विकास और लोकहित की गूंज, विपक्ष के रवैये पर संसदीय कार्य मंत्री ने जताई नाराजगी, कांग्रेस पर साधा निशाना। विधानसभा में विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा, सीएजी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन समेत अन्य दस्तावेज सदन में पेश। भाजपा ने बीएमएफटी फंड के मुद्दे पर गिरिडीह में मेयर प्रमिला मेहरा सहित 36 पार्षदों को दिलाई गई शपथ। सुमित कुमार नगर निगम के उप महापौर निर्वाचित, विकास को अब मिलेगी रफ्तार। और बाबा नगरी देवघर में आज से 3 दिवसीय राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव, कला संस्कृति और भक्ति का दिखेगा समागम। स्थानीय प्रतिभागियों को मिलेगा मंच।